डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम हंटर विद नियम। एग्ज़ाम हंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आज आप सभी के सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और ये टॉपिक क्लास 10th हिस्ट्री सब्जेक्ट के सेकंड लेसन भारत में राष्ट्रवाद का उदय पर बेस्ड है। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस टॉपिक में जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके फोर्थ कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस जितने भी जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, वो सभी इस टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और मैं आप सभी को बता दूँ, ठीक इससे लास्ट टॉपिक में मैंने आपके साथ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय इस चैप्टर पर चर्चा की थी और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो आप सभी से शेयर किए थे। तो आप सभी जानते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद का उदय, इन दोनों टॉपिक का आपस में क्लोज कनेक्शन है। क्योंकि यूरोप में जिस प्रकार से नेशनलिटी या नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो राइज होती है, उसका इम्पैक्ट यूरोप ही नहीं बल्कि आपके इंडो चाइना रीजन, इंडिया और साथ ही साथ रेस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज में भी रहता है। तो भारत में जो राष्ट्रवादी जो भावनाएं थी, उनके पीछे एक बहुत बड़ी एक तात्कालिक परिस्थितियाँ थी, जो काफ़ी समय से जन्म ले रही थी। जैसे कि भारत में ब्रिटिश शासन बहुत-बहुत समय से चला आ रहा था। तो ब्रिटिश शासन की जो डिस्क्रिमिनेशन जो इंडिया में था, जो भेदभावकारी जो नीतियाँ थी, जो आपका उनका दमनकारी जो प्रवृत्ति थी और उनका जो शोषण जो भारतीयों का वे लोग कर रहे थे, उन सभी के परिणाम स्वरूप भारत में एक असंतोष या डिससैटिस्फैक्शन का जन्म होता है और राष्ट्रवादी भावनाएं बलवती होती जाती हैं। साथ ही भारत में अनेक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन चले, उनका भी एक प्रॉपर इम्पैक्ट रहा, जिसने भारत में नेशनलिज्म को ट्रिगर किया। तो इन सभी कारणों के अलावा जैसे भारत में जो एक अ, पाश्चात्य शिक्षा का जो प्रसार था, जो वेस्टर्न एजुकेशन था, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ थे, जैसे आपकी लिबर्टी थी, इक्वालिटी थी और आपके जो नागरिक अधिकार जो राइट्स ऑफ द सिटीज़न थे, उन सभी का भी भारत में एक प्रॉपर इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जिससे भारत में राष्ट्रवादी प्रचार-प्रसार को बल मिलता है। तो इन सभी के परिणाम स्वरूप एक ऐसा माहौल या ऐसा वातावरण भारत में बनता है, जिससे भारत में राष्ट्रवाद का जन्म होता है। तो अब हम इसके अलावा ये मैंने आपको ब्रीफली बताया, हमारा जो मेन फ़ोकस रहेगा वो रहेगा कि जो एग्ज़ामिनेशन में आप लोगों के लिए इस टॉपिक से, इस लेसन से जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ और वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, उन सभी को मैं डिस्कस करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊँगा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने एक माइंड मैप तैयार किया है। इस माइंड मैप में जो इस लेसन के जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट जो भी रहते हैं, जैसे आपके यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबसे जो फर्स्ट में आईएनसी की जो स्थापना होती है 1885 में होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक माइंड मैप है, एक टाइमलाइन है। ये इसलिए तैयार किया गया ताकि आपके माइंड में एक प्रॉपर एक सीक्वेंस बना रहे। और उसके बाद भारत में प्रथम जो विश्व युद्ध होता है, वर्ल्ड वॉर, उसका एक आरंभ होता है 1914 से 1918 के बीच यूरोप में, जिसका इम्पैक्ट भारत पर भी रहता है। और उसके बाद महात्मा गांधी की वापसी दक्षिण अफ्रीका से होती है 1915 में, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। और जब महात्मा गांधी जब भारत आते हैं तो भारत में अनेक सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, जैसे आपका 1917 में चंपारण, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और फिर से एक बार फिर 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल। और उसके बाद रॉलेट एक्ट, अंग्रेजों के द्वारा एक कानून बनाया जाता है, जिसे काला कानून या ब्लैक एक्ट की संज्ञा दी जाती है। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है और महात्मा गांधी के द्वारा एक 3 बड़े अ, आंदोलन चलाए जाते हैं, जो 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो एक इम्पोर्टेंट टाइमलाइन है, जो आप लोगों को थोड़ा-सा माइंड में रखना है, ताकि आप लोगों का एक सीक्वेंस बना रहे। तो हम आगे मूव होते हैं। आज के जो हमारा एक
जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे हम आज के इस क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम के द्वारा। आप इसका एक पिक्चर भी देख पा रहे हैं, ये एओ ह्यूम की पिक्चर है, आप इसे देख लें ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आपकी स्क्रीन पे है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो वर्ष 1914 से 1918 के बीच चला था। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम विश्व युद्ध किन दो गुटों के मध्य लड़ा गया? तो प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से दो प्रमुख गठबंधनों के मध्य लड़ा गया, जिसमें एक गठबंधन या जो एक गुट था, एक ग्रुप था, वो था एलीड पार्स का, मित्र राष्ट्र का, और दूसरा जो गठबंधन था वो था केंद्रीय शक्तियां, जिन्हें धुरी शक्तियां भी कहा जाता है, सेंट्रल पार्स का। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल इन दो गुटों के क्या नाम थे? तो एक तरफ मैंने जैसे अभी अभी बताया मित्र राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस और आपका रूस और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसमें शामिल हो जाता है। और दूसरी तरफ जो केंद्रीय शक्तियां थी, जिनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी साम्राज्य और साथ ही ऑटोमन साम्राज्य या तुर्की साम्राज्य, और बाद में बुल्गारिया भी इसमें शामिल होता है। तो इन दोनों गुटों के बीच आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में जो चला था, इसमें किस गुट को विजय प्राप्त हुई थी? कौन सा जो गठबंधन था जो इसमें जीता था? तो इसमें जो है आपका प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों को विजय प्राप्त हुई। तो जो उनका जो गुट था, एलीड पार्स का जो गठबंधन था, अलायंस था, ये विजय घोषित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम बताओ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है वो है माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आप नोट डाउन कर लें, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज कब लिखी? तो इस बुक को महात्मा गांधी ने वर्ष 1909 में लिखा था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस आते हैं, और इन्हें जो इनविटेशन दिया जाता है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। वर्ष 1915 यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट है जब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटते हैं महात्मा गांधी। तो ये थे आपके क्वेश्चन 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे, महात्मा गांधी का भारत में किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो वर्ष 1917 का चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह आप ध्यान दें, ये बिहार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा क्यों किया गया था? तो इसका आंसर है नील की खेती करने वाले गरीब किसानों के शोषण, अत्याचार और जबरन तीन कठिया प्रणाली के विरोध में किया गया था। तीन कठिया प्रणाली होती थी जिसमें आपका 3 बटा जो 20 भाग पर नील की खेती करना किसानों के लिए महत्वपूर्ण था, जरूरी था। तो इसका विरोध किया गया था, तो जिसमें महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था। तो ये बिहार में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी द्वारा किए गए दूसरे सत्याग्रह का नाम बताओ। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में होता है, वो वर्ष 1918 में। क्वेश्चन नंबर 12, खेड़ा सत्याग्रह का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य फसल की विविधता, विफलता और अकाल से पीड़ित किसानों पर लगाए गए भारी भूमि करों को कम करना था। तो वहाँ पे एक क्रॉप फेलियर हो जाता है और एक फेमिन पड़ जाता है, जिससे किसान जो थे वो एक जो हैवी टैक्सेस है उनको पे नहीं कर पा रहे थे। तो इसी के विरोध में जो है खेड़ा सत्याग्रह होता है, जिसका नेतृत्व फिर से महात्मा गांधी करते हैं।
अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे। अहमदाबाद मिल हड़ताल या सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह मिल मजदूरों को आर्थिक न्याय दिलाने के लिए किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य प्लेग के दौरान खत्म किए गए बोनस को वापस लेना और महंगाई को देखते हुए वेतन में 35% की वृद्धि करना शामिल था। आप इसे नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अहमदाबाद मिल हड़ताल या सत्याग्रह किस वर्ष आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है वर्ष 1918 में। क्वेश्चन नंबर 15, कानून किस कानून को काले कानून की संज्ञा दी गई थी? थोड़ा सा क्लरिकल मिस्टेक है। किस कानून को काले कानून की संज्ञा दी गई थी? रॉलेट एक्ट को काले कानून की संज्ञा दी गई थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ये 13 अप्रैल 1919 में होता है, 13 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 17, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो आप यहाँ पे पिक देख पा रहे हैं, ये आपके ब्रिगेडियर जनरल डायर थे, जिन्होंने वहां पे शूट आउट का एक ऑर्डर दिया था, गोली चलाने का आदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किस आयोग ने की थी? तो जो आयोग था जिसने इसकी जांच की थी वो था हंटर आयोग। ये हमारे 18 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को होती है। 1927। किस आयोग को श्वेत आयोग के नाम से जाना जाता है? तो ये आयोग जो था, ये साइमन कमीशन को ही व्हाइट कमीशन या श्वेत आयोग कहा जाता था। अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो साइमन कमीशन भारत जो है 3 फरवरी 1928 को आता है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर से आप सभी नोट कर लें। अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 22, साइमन कमीशन की नियुक्ति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? 1919 के भारत सरकार अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, कि कामकाज की समीक्षा करना और भारत में आगे के संवैधानिक व प्रशासनिक सुधारों की सिफारिश करना इस कमीशन की नियुक्ति का प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन 24 नवंबर 1919 को शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, खिलाफत आंदोलन आरंभ होने का प्रमुख कारण क्या था? तो तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त करना, जो तुर्की में जो खलीफा पद था उसको समाप्त कर दिया गया था इंग्लैंड के द्वारा। तो भारत में जो खिलाफत आंदोलन होता है इसके विरोध में शुरू होता है। अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? ये दो नेता उनके प्रमुख थे खिलाफत आंदोलन के, मोहम्मद अली और शौकत अली। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 26, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? ये 1 अगस्त 1920 को किया गया। 3 स्टार रेटिंग के साथ ये क्वेश्चन है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दें, आप नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 27, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पेश किया गया था? तो ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पेश किया गया था 1920 में। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मूव होंगे। क्वेश्चन नंबर 28, असहयोग आंदोलन को कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो इसे जो है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में पारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, असहयोग आंदोलन क्या था? तो ये सरकार का प्रत्येक स्तर पर साथ ना देना, जिसमें सरकारी कॉलेजों का त्याग, विदेशी वस्तुओं का त्याग और उपाधियों और पदवियों को लौटाना और वकालत का त्याग इत्यादि शामिल था। कुल मिला के
सरकार का सहयोग ना करना या साथ ना देना, यही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 30, चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ? तो चौरा चौरी हत्याकांड जो होता है वो 5 फरवरी 1922 को होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, चौरा चौरी हत्याकांड वाला, नोट डाउन कर लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे, चौरा चौरी हत्याकांड क्या था? फिर से एक बार हम डिस्कस करें इस क्वेश्चन को। चौरा चौरी हत्याकांड क्या था? 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई एक प्रमुख घटना है, जहां असहयोग आंदोलन के प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गोलीबारी के बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें 22 से 23 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। तो यहाँ पर एक जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपने चरम पर था, पीक पर था, तो वहाँ पे जो आंदोलनकारी या प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को ही जला दिया। यही चौरी चौरा या चौरा चौरी हत्याकांड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32, असहयोग आंदोलन क्यों और कब वापस लिया गया? तो ये जो अभी हमने डिस्कस किया, चौरा चौरी हत्याकांड के कारण जो असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस कार्यकारी की बैठक में वापस ले लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1930 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34, गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की थी? तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 79 जो इनके अनुयायी थे उनके साथ इन्होंने दांडी यात्रा स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 35, गांधी जी दांडी कब पहुंचे? तो 5 अप्रैल को 24 दिन की यात्रा के बाद, लेकिन उन्होंने नमक कानून 6 अप्रैल 1930 को बनाया था। मतलब ये 5 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं, 24 दिन की इनकी यात्रा रहती है, लेकिन ये जो नमक कानून बनाते हैं, नमक नमक कानून को जो ये वायोलेट करते हैं, भंग करते हैं, मतलब नमक बनाकर, तो ये 6 अप्रैल को ये डेट है, ये बेहद महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर लें। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो ये आपका 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था ये। गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें, लंदन में आयोजित किया गया था, इंग्लैंड की जो कैपिटल है। 38, क्वेश्चन नंबर 38, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट डेट मानी जाती है, ये 5 मार्च 1931 को दिल्ली में होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब और कहां से हुई? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन था, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से इसकी घोषणा होती है। ये 3 स्टार रेटिंग के साथ महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, आप सभी नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 40, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पर चर्चा कब और कहां पे हुई? तो इसकी जो चर्चा होती है इस प्रपोजल पे, ये 6 जुलाई 1942 को वर्धा महाराष्ट्र में होती है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो ये 14 जुलाई 1942 को इसका प्रस्ताव पास होता है और घोषणा 8 अगस्त को होती है। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। इसका प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को पास होता है और घोषणा 8 अगस्त को ये स्टार्ट हो जाता है, इसकी घोषणा होती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप सभी नोट करें, इन दोनों क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, करो या मरो का नारा किसने दिया था? जो डू एंड डाई स्लोगन था, वो आपका डू एंड डाई वाला स्लोगन जो था, वो आपका महात्मा गांधी देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो साबरमती आश्रम 1915 में
इसको एस्टेब्लिश किया था महात्मा गांधी जी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत जो है 1942 में आते हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन या दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? इसकी डेट है वर्ष 1930। क्वेश्चन नंबर 46, पूना पैक्ट जो 1932 में होता है, उस पर हस्ताक्षर किसने किए थे? जो साइन किया था इसको, वो महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन दोनों के हस्ताक्षर पूना पैक्ट पे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था? तो एक फेमस चित्रकार रहे अवनींद्र नाथ टैगोर, बंगाल के थे। इन्होंने भारत माता की छवि को चित्रित किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा वंदे मातरम की रचना हुई। क्वेश्चन नंबर 49, अगस्त क्रांति के रूप में किसे जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है। हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, प्रसिद्ध आनंद मठ उपन्यास, ये भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे किसने लिखा था? तो इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। तो कुल मिला के आज हमने आप सभी से टोटल जो 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया और शेयर किया, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी इन सभी प्रश्नों को अपनी अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और अच्छे से इन्हें लर्न करेंगे, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आप सभी को काफ़ी एडवांटेजेस ये रहेंगे और काफ़ी फ़ायदा आपको इन प्रश्नों को पढ़ने से होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। मैं आगे आपके साथ एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द ही मिलूँगा, और आपको तब तक के लिए एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट विशेस। जय हिंद, जय भारत।